नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोज का आर्थिक मामलों का जो बुलेटिन है, उसका नाम हमने दिया है खर्चा पानी। खर्चा पानी में हम जो चीजें लेकर आते हैं, सरकार में क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, कंपनियों के बीच में क्या चल रहा है, कोर्ट्स में क्या चल रहा है, और उन सब का आखिर में हमारे और आपके जमा हमारी और आपकी जमा पूंजी पर कितना असर पड़ता है, हमारे बटुए में रखे पैसे पर उसका कितना असर पड़ता है। इन सब चीजों पर हम बातचीत करते हैं, समझते हैं, ताकि आगे को आगे आने वाले समय को थोड़ा करीब से देखा जा सके। और आज के शो में हमारे गेस्ट हैं उदित मिश्रा। नमस्ते उदित, स्वागत है शो में। नमस्कार सिद्धांत, धन्यवाद। क्या खर्चा पानी से परिचित रहे हैं कभी आप उदित? मैंने मैंने कई एपिसोड्स खर्चा पानी के देखे हैं और मुझे समझ में आता है क्यों आपका शो इतना हिट है। अच्छा, थैंक यू। उदित के बारे में बता दें, उदित इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एसोसिएट एडिटर है ना? उदित, आप जी। डिप्टी एसोसिएट एडिटर हैं, आर्थिक मामलों में काफी रुचि रखते हैं, काफी ज्ञान भी है। और इस एपिसोड को शूट करने के पहले मैंने उदित को एक दो टॉपिक भेजे, तो उदित ने बोला कि अरे अरे ये भी डिस्कस करते हैं, इस पे भी बातचीत करनी चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी है। तो हमें भी अच्छा लगता है उदित, कि जब हमारे गेस्ट भी थोड़ा ज्यादा मतलब गुत्थम गुत्थम उतर आते हैं टॉपिक्स के साथ, तो वो और मजा आता है बातचीत करने में। तो ब्रीफ है आज के हमारे खर्चा पानी का। एनएसओ का सर्वे आया है, डेटा एग्रीकल्चर सर्वे है एक तरह से वो, और डेटा है ओबीसी पिछड़ी जातियों को लेकर। और उसकी बात हम खर्चा पानी में क्यों कर रहे हैं, जनगणनाओं की बात, तो हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि खर्चा पानी से वो हमारे कैसे रिलेटेड है। दूसरा टॉपिक है हमारा कि एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है, उसके दो विभागों के बीच एक छोटा सा झगड़ा चल रहा है पिछले लगभग 1.5 साल से। तो उस झगड़े के बारे में थोड़ी बातचीत। तीसरी जो खबर है वो अडानी समूह के एक केस हारने को लेकर है। और चौथी खबर है, इस पूरी दुनिया भर में भयानक उथल पुथल चल रही है, कहीं तेल को लेकर, कहीं सोने को लेकर, तो कहीं बॉन्ड यील्ड्स को लेकर। यहाँ पर भी आरबीआई और वित्त मंत्रालय अलग अलग किस्म के बयान और घोषणाओं में शुमार हैं वो लोग। तो हम उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले उदित हम बातचीत करते हैं एनएसओ के सर्वे पे। इंडियन एक्सप्रेस ने ही स्टोरी की है, और सर्वे क्या कहते हैं, काफी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि देश के 9 राज्यों के, सॉरी, हाँ, 7 राज्यों के की लगभग 17.24 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, उनमें से लगभग 44.4% ओबीसी हैं, मतलब बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जातियां जिसको हम हिंदी में कहते हैं आम भाषा में। आ, सबसे पहले अब आपके यहाँ से खबर ही आई है, तो आपसे भी बातचीत शुरू करेंगे। क्या लगता है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, इन राज्यों का चुनाव क्यों किया गया एनएसओ की तरफ से? तो एनएसओ के जो सर्वेज होते हैं ये रेगुलर होते हैं, इनका अपना शेड्यूल होता है। तो राज्यों का चुनाव किसी राजनीतिक स्तर पे नहीं तय होता, ये अपना जो रेगुलर उनकी प्रोसेस है, हर राउंड में किसको कवर करना है, कैसे करना है, वो है। और जहां तक मुझे समझ में आता है, ये खबर आप दो तरीके से पकड़ सकते हैं। आप हम्म। इसे आर्थिक खबर समझ सकते हैं। अगर आर्थिक खबर समझना चाहते हैं तो ये इनइक्वालिटी की खबर है कि देश में जो के शेप्ड रिकवरी की बात चलती है आजकल, काफी बोला जाता है के शेप्ड रिकवरी। तो हमारे यहाँ के शेप्ड रिकवरी है और के अंदर भी के है। तो हर चीज के अंदर इनइक्वालिटी। तो एक तो ये इनइक्वालिटी की खबर है। उदित, एक और बार मैं चाहता हूं यहाँ पे आप के शेप रिकवरी का, अगर अपनी बात खत्म कर लीजिएगा तो के शेप रिकवरी बता दीजिएगा, क्योंकि सरकार वी शेप की बार बार बात करती है, और हमने बार बार कहा है कि के शेप रिकवरी की बातचीत हो रही है। आप बाद में बता दीजिएगा क्या है। ये इसे अल्फाबेट सूप कहते हैं अंग्रेजी में। आपके दर्शक, मैंने इस पे काफी कुछ लिखा है कि के शेप रिकवरी है, कि बी शेप रिकवरी है, कि एल शेप रिकवरी है। देखिए, हर सरकार चाहती है कि वो बोले कि उसके कार्यकाल में चीजें सुधर गई हैं, और वो वी ढूंढती रहती है। तो बड़ा नेचुरल है उनके लिए वो कि कहना। चीजें गिरी फिर उठ गई उसी फिर रफ्तार उठ से। उठ गई। तो एक लेवल पे जैसे पिछले साल हम लोगों ने देखा था, हमारी ग्रोथ की दर गिरी थी और फिर अब उठ गई। लेकिन ग्रोथ की दर गिरना और उठना एक चीज है, लेकिन हमारा और आपकी जेब में अगर 100 रुपया था तो वो 25 कम हुआ, 25% और फिर 25% बढ़ा, तो इस साल सिर्फ 92 ही बचा। तो यानी हम 8 रुपए 9 रुपए कम ही रह गए
2 साल पहले से। तो ग्रोथ की दर को काउंट करना एक चीज है, और उसमें भी कई झमेले हैं कि वो वी शेप्ड है ग्रोथ दर में भी, कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वो डिक्लाइन आ जाता है। तो मतलब हर तरह के इसमें आप अलग अलग ढंग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोथ की दरें, और अलग अलग शेप रिकवरी आ सकती है। मुद्दे की बात यह है, और ये बात हम में से किसी से छुपी नहीं है, कि हमारे अपने हालात क्या हैं, हमारा हालात क्या है और बगल वाले का हालात क्या है, कॉलोनी में क्या हालात हैं, शहर में क्या हालात हैं। और ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप क्या वेरिएबल देखते हैं, आप किस चीज को नजर में रखते हैं। आप टोटल जीडीपी देखते हैं, कंपनी का मुनाफा देखते हैं, या ये देखते हैं कि कितने बेरोजगार हैं। तो एक चीज से कोई स्टोरी दिखेगी, दूसरी चीज से कोई और स्टोरी दिखेगी। तो जो के शेप रिकवरी की मैंने बात करी वो ये है कि कुछ, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो एक सी नहीं है, हर जगह एक सी नहीं है, शहर अलग है, गांव अलग है, गांव में भी कुछ गांव काफी पिछड़े हैं, शहरों में भी, दिल्ली में ही आपको कई ऐसे जगह मिल जाएंगी जो बिल्कुल गांव है, वहां पे अर्थव्यवस्था बिल्कुल दूसरी है। तो के शेप रिकवरी ये है कि जो पैंडेमिक आया, जो कोविड का ये पूरा कालचक्र चला है, इसमें जो कंपनियां बड़ी थी, मजबूत थी, उन्होंने तो काफी मुनाफा कमाया। और इसलिए कमाया नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करा, उनका बिजनेस खराब होने के बावजूद उन्होंने मुनाफा कमाया, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अपनी कॉस्ट्स, अपनी जो से लोगों को एम्प्लॉय करते थे उनको हटा दिया और बहुत सारा मुनाफा कमाया। लेकिन बहुत सारे छोटे बिजनेसेस, व्यापारी, बहुत सारे सैलरीड वर्कर्स जिन्हें तनख्वाह मिलती थी, उनको बहुत दुख और दिक्कत झेलनी पड़ी है, कईयों के जॉब्स चले गए हैं। और इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में अगर 100 लोग नौकरी करते हैं तो उनमें से 90 इनफॉर्मल सेक्टर में है, मतलब जिनका हमें कुछ ज्यादा मालूम नहीं होता। आप एक कंपनी में काम करते हैं, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, और हमारे काफी रीडर्स और देखने वाले कंपनियों में काम करते हैं, वहां मालूम है कि किस कंपनी में काम करते हैं, वो रजिस्टर्ड कंपनी है। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जिनका हमें हवाला नहीं है। तो ये जितनी हम बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ जो एम्प्लॉयमेंट की हम बातें कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट, इतने लोगों का सैलरी कम हो गई, वो उन जगहों पे जहाँ पे वो फॉर्मल सेक्टर में। तो के शेप रिकवरी का मेन मतलब ये है कि जो बेहतर सिचुएशन में थे वो जल्दी रिकवर कर गए, जो बुरी हालत में थे पहले से वो और धीरे धीरे, बुरे हो गए। हाँ, और बुरे हो गए। इनफैक्ट रिकवर करना भी अभी अर्ली है कहना। और इसका क्योंकि डेटा हमारे पास कम आता है, हमारे पास एक डेटा का बायस है, हमारे पास डेटा फॉर्मल सेक्टर का ज्यादा आता है, इनफॉर्मल का कम आता है। तो हमें पता नहीं चलता है। आप मैं और आप अगर बात कर रहे होंगे तो हम डेटा दिखा सकते हैं फॉर्मल सेक्टर का और कह सकते हैं कि देखो कंपनी का मुनाफा इतना बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी एक ऐसा नंबर है जिसका नंबर काफी आराम से दिख जाता है, और उसी वजह से सभी लोग परेशान हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा हुआ है। तो वापस आते हैं, जो के शेप रिकवरी है, तो वही मैं कह रहा हूँ, के शेप रिकवरी फार्मिंग में या रूरल हाउस होल्ड्स में भी है। मतलब जो गांव और गांव के जो हाउस होल्ड्स की बात है, गांव के घरों की बात है। गांव में दो तरह के घर हो सकते हैं, या तो घर लोग जो हैं खेती किसानी कर रहे हों, या उसके अलावा कोई काम कर रहे हो, कोई पंचर बना रहा है, कोई दुकान चला रहा है। तो ये जो असेसमेंट सर्वे एनएसओ ने करा है वो रेगुलर है, और उन्होंने देखा है कि जो खेती किसानी कर रहे थे घर, जो फैमिलीज थी रूरल एरियाज में, उनका क्या हाल है, कितना पैसा कमाते हैं, उनमें कितना डेट है, पैसे का कितना बोझ है उनके ऊपर, कितने उन्होंने लोन ले रखे हैं, और उनके बारे में कि वो ओबीसी हैं, कास्ट उनकी क्या है। अब जो मैंने कहा शुरुआत में कि दो तरीके से इसे देखा जा सकता है। एक तो ये है कि आप सिर्फ से आर्थिक ढंग से देखें और आप कहें कि भाई आजकल फार्म लॉज पे इतनी सब बहस चल रही है, गवर्नमेंट को घेरा हुआ है किसानों ने इधर दिल्ली में, तो ये नंबर क्या दिखाते हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट को एक और चीज पे घेरा गया है कि वो कास्ट सेंसस हो कि ना हो, कि हम पता करें कि ना पता करें कि देश में कास्ट किसकी, कितने कास्ट पे कितने लोग हैं ना।
तो इस स्टोरी को पहले अगर कास्ट सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये नंबर ये दिखाता है कि जो 17 करोड़ घरों का ब्यौरा दे रहा है, उसमें 45% ओबीसी बता रहे हैं, 22% लगभग, मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ, 22% शेड्यूल कास्ट बता रहे हैं और 12% शेड्यूल ट्राइब बता रहे हैं। ये टोटल होता है 79, मोटा मोटी 80%। तो बाकी 20% में आपके अदर ग्रुप्स हैं, अपर कास्ट होंगे और जो कास्ट में नहीं आते। लेकिन जो कास्ट की गणित में नीचे हैं ग्रुप, वो 79-80% हैं, ये दिखाता है। और इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये नंबर कि 79-80% इन ग्रुप्स को बिलोंग करता है, तो ये बड़ा चीज है। दूसरा, ये जो स्टेट्स इनमें देखी गई हैं, ये 235 लोकसभा सीट्स का ब्यौरा दे रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरी लोकसभा के साइज में 235 लोकसभा सीटें इन राज्यों से आती हैं। तो यानी ये रफली 43% जो है लोकसभा की सीट्स का ब्यौरा दे रहा है ये। तो मतलब औरों पे ना जाएं अभी कि और सीटों में क्या है, लेकिन इन 43% सीटों में जो ग्रामीण जगह के लोग हैं, वहां पे 80% तक लोग ओबीसी, एससी, एसटी है। तो ये आपको एक द्योतक है कि इसमें कास्ट कितना इंपॉर्टेंट है रोल पूरी गणित में, इलेक्टोरल गणित में। अभी मैं इसमें आर्थिक साइड पे नहीं आया हूं, मैं सिर्फ कास्ट वाले पे बात कर रहा हूँ। जी। और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि तो एक तो ये कि कितना मैसिव अंतर है अदर ग्रुप्स और कास्ट में इन साइज, और उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा। और इसमें ये देखा गया है कि एवरेज मंथली इनकम कितनी है, हर महीने मोटा मोटी हर फैमिली कितना पैसा अर्न करती है, कितना कमाती है, वो नंबर ऑल इंडिया लेवल पे आ रहा है कुछ 10,200 रुपए मोटा मोटी। लेकिन अब यहाँ पे वो आर्थिक वाला एंगल है इनइक्वालिटी का। तो एक तो कास्ट की इनइक्वालिटी है, एक आर्थिक इनइक्वालिटी का एंगल है कि अगर आप ये 10,200 प्रति माह इनकम की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो ओबीसी, एससी और एसटी हैं, उनका एवरेज अगर आप निकालेंगे प्रति माह इनकम का, तो वो जो है वो कुछ 8,000-9,000 आता है। तो जो 75 से 80% जनता है, 79% जनता है, वो 8 से 9,000 रुपए प्रति महीने कमा रही है। वो एवरेज से कम कमा रही है, एवरेज से भी कम कमा रही है। और जो बाकी 24 या 20% है, 20-22%, हाँ 20-22% है, वो एवरेज को ऊपर ले जा रहा है, वो 12,000 कमा रहा है पर मंथ, राइट। तो इसमें इनइक्वालिटी दो तरीके की है। एक तो कास्ट की ऑब्वियसली जो डिफरेंस है वो दिखता है, पॉलिटिकल पावर का डिफरेंस दिखता है, और इनइक्वालिटी दिखती है पैसे के मामले में कि कौन कितना कमा रहा है, और उसमें भी स्टेट वाइज अंतर होगा। तो उड़ीसा का नंबर जो है एक्सप्रेस की स्टोरी में दे रखा है, उड़ीसा में 5,000 कमा रहा है किसान पर माह, सिर्फ 5,000, राइट। और पंजाब में कमा रहा होगा 25, राइट। तो वो सारे डिफरेंसेस भी हैं, वो सारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है। अब कहाँ ये दोनों चीजें जुड़ती हैं? ये जुड़ती हैं हमारी इस सच्चाई से कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो एक सामाजिक ढांचे पे बनी हुई है। और इस चीज को बहुत इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम सबकी आम जिंदगी में है, चाहे हम अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, हमें मालूम है कि ये आम जिंदगी में है कि कास्ट एक तरीके की चाबी की तरह काम करता है, कई ताले खोलता है और कई कास्ट वो ताले नहीं खोल पाती, और वो ताले ना खोलने का मतलब है कि वो आर्थिक जो आगे बढ़ सकते थे, बढ़त मिल सकती थी, वो नहीं मिल पाती। तो जो रीडर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि ये दो चीजें दिखा रहा है कि जो कास्ट में नीचे है वो आर्थिक मामलों में भी नीचे दिख रहा है, ठीक। और दूसरी बात ये कि सिर्फ एक आर्गुमेंट दिया था कि सिर्फ आर्थिक हेल्प दे दो, मदद दे दो, आर्थिक दे दो और नैया पार हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हम सब जानते हैं कि सिर्फ आर्थिक से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो जाति का इतना बड़ा
बवंडर नहीं होता। हम्म वो जो मैं मतलब वेबिनार कर रहा था अभी कुछ दिन समय पहले हम्म माइग्रेंट वर्कर्स पे, हम्म तो उसमें पता चला कि जो माइग्रेंट मूव करता है, जो एक हम्म जगह से दूसरी जगह जाता है, हम्म वो अपने कास्ट या अपनी पॉलिटिक्स पे बेस्ड जाता है। अगर मैं और आप भाई हैं, वो अपने साथ लेकर जाता है पूरा अपने अपना। साथ लेके आप कहीं गए, जी। आप गए पंजाब, तो आप मुझे पंजाब बुला लेंगे कि आ हम्म जाओ यहाँ पे, कुछ तुम्हें महंगा मिल जाएगा, थोड़ा और हम्म पैसा मिल जाएगा। और अगर आप चेन्नई गए होंगे तो आप मुझे चेन्नई बुला लेंगे। तो मेरा डिसीजन चेन्नई या पंजाब जाने का इस बात पे निर्धारित नहीं है कि मैं अखबार पढ़ता हूँ और कहता हूँ कि पंजाब में कितनी दर मिल रही है मुझे काम करने की, चेन्नई में क्या मिल रही है। वो इस बात पे तय होता है कि मैं और आप साथ में रहते थे या साथ में बड़े हुए थे या एक कास्ट के थे, राइट? हम्म या हमारी पॉलिटिक्स सेम थी। वो पॉलिटिक्स अगेन वो जी वापस जी। कास्ट में घूमते गोल गोल घूम के। तो हम्म पॉइंट ये है इस पूरी सर्वे का समझने का कि एक तो अब बड़ा वाजिब है कि आप अगर देख रहे हैं कि 70, 75, 80% जिस ढंग से भी आप उसे देखें, पॉपुलेशन 8,000 7,000 पर माह पे जी रही है, औसतन। कुछ औसतन। कुछ की तो और भी कम औसतन होगी ये इससे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, औसतन। हम्म हम्म एग्जैक्टली ये औसतन बात बहुत समझने की है कि हम्म। उसमें भी मतलब ओबीसी में भी तो खाके होंगे, कुछ हाँ, अच्छे क्रीमी होंगे, लेयर कुछ भी पहले होगा से ही, कुछ बेहतर कुछ का होंगे। तो क्रीमी के, लेयर होगा। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ, के अंदर के, हर जगह एक के है। आप ओबीसी में भी के होगा, तो जो पहले से अच्छा होगा वो बेहतर कर रहा होगा, जो पहले से बुरा होगा वो और बुरा कर रहा होगा। तो ये बात समझने की, के को बार बार बोलने का मतलब ये है कि डिस्ट्रेस समझने की बात है, किस हम्म लेवल पे डिस्ट्रेस होगा। हम्म हाँ, और बाद में हम प्रोग्राम में आएंगे ऑयल प्राइसेस और उस सब पे। तो हम्म आप ये ध्यान रखें कि जो आदमी 5,000 कमा रहा है, 7,000 पर माह कमा रहा है, पूरी हम्म फैमिली, हम्म हाउस होल्ड, हम्म। इंडिविजुअल नहीं, हाउस होल्ड। अच्छा उदित, ये जानना चाहिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या राय है इस पे। एनएसओ का सर्वे है, सरकारी सर्वे है, परसेंटेज बेस उन्होंने बता दिया कि यार 17 करोड़ में 44 44% लोग ओबीसी है। लेकिन वहीं पे सरकार का एप्रीहेंशन है कास्ट बेस्ड सेंसस करने का, ओबीसी की संख्या, ओबीसी जनसंख्या को गिनने का जो एप्रीहेंशन है वो सरकार दिखा रही है। तमाम बहसें हो रही हैं। क्या एक एब्सोल्यूट काउंटिंग करके सरकार हर जाति के, हर वर्ग के, हर वंचित वर्ग के घरों तक, उनकी अलमारियों तक और उनके बैंक खातों तक नहीं पहुंचना चाह रही है? नहीं चाहेगी सरकार की यार हम एक टारगेटेड अप्रोच अपनाएं कि सब सरकार सबके पास पहुंचे? क्यों नहीं कास्ट पे तो सेंसस यहीं करना पे चाहती ये सरकार? शब्द, ये यहाँ पे ये जो अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, जी। यहाँ पे ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि अगर आप हम्म सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो आप ये कह सकते हैं, और जो काम इस सरकार ने काफी बढ़ चढ़ के किया है और इसका बहुत छाती ठोक के फायदा लेना चाहती है कि हमने लोगों को उनके बैंक अकाउंट में पैसा दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, इसका पैसा, उसका पैसा, वो सब दिया हमने बैंक, यू नो कभी भी प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सबको सुन सकते हैं ये बोलते हुए कि हमने बैंक में पैसा दिया। हम्म? हम्म और सारा लीकेज खत्म हो गया, करप्शन खत्म हो हम्म गया, ये हम्म, सब बोलते हैं। या तो बड़ी वाजिब सी बात है कि अगर हमारे सरकार में ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो कास्ट बेस्ड हैं, तो इस बात की गणना होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कितने लोग किस कास्ट में। अगर कास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं समझ सकता हूं कि हम आप हाथ मिलाते और कहते कि इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको क्यों गिन रहे हो, बेकार समय वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो हमारा फंडामेंटल चीज है। हम्म दिक्कत सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी की ये आ जाती है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिटिक्स जो है वो हिंदुइज्म पे है, हम्म पूरे रिलीजन पे है। हम्म जहां वो कास्ट में बंटने शुरू हुई, जहां पे हिंदुइज्म का के बीच की घटों में तकरार शुरू हुई, मतलब तकरार है, फाक बननी शुरू हुई तो पॉलिटिकल नैरेटिव गड़बड़ा जाएगा। तो पॉलिटिकल नैरेटिव गड़बड़ा जाएगा। तब आपको ये दिखेगा कि उनसे ओबीसी का कोई लीडर आ रहा है, ओबीसी के अंदर भी 50 लीडर होंगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हम्म 3 लीडर उभर के आ जाएंगे, हम्म लेकिन ट्राइबल लीडर अपना होगा, वो होगा। हम्म तो वो उसको बांधना, उस नैरेटिव को बांधना उतना मुश्किल हो जाएगा। अभी सब राम राम करते हुए एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी फिर बीच हम्म में अंदर हाके हो जाएंगी तो दिक्कतें हो जाएंगी।
इसलिए शायद इस बात को रोका जा रहा है, अदरवाइज तो ऐसा कोई रीजन है ही नहीं कि हुँ, हम जब सब कुछ पूछते हैं हुँ, सेंसस में, हुँ, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारी क्या पॉपुलेशन है, कहाँ रहती है, कैसे जाती है, कहाँ क्या काम करती है, कितना कमाती है, 1 हाथ है कि 2 हाथ हैं, सब कुछ पूछती है। जी, जी। तो फिर ये क्यों नहीं पूछती है कि भाई तुम किस कास्ट के हो? जबकि हुँ, कास्ट हर चीज़ डिटरमाइन करता है। जबकि हम एमएलसी उस हिसाब से चुनते हैं, बिल्कुल, राज्यसभा में उस हिसाब से भेजते हैं लोगों को। बिल्कुल। हमारा खाना-पीना, हुँ, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे दोस्त, हमारी शादी, हुँ, कड़वा सच ये है कि ये जी, जी। कास्ट से डिटरमिन होता है। और हुँ, ठीक है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और हुँ, भगवान करे ऐसा एक दिन आए कि जब हम ऐसा ना करें, और ना हुँ। कम्युनलिज़्म से डिटरमिन होना चाहिए, दोनों चीज़ें। लेकिन एकदम, अब वो दिन एकदम, अभी एकदम। दूर है। टाइम फॉर द टाइम बीइंग अगर आप हिंदू-मुस्लिम की गणना करते हैं, तो फिर हिंदुओं में कास्ट की भी गणना करनी चाहिए, क्योंकि उससे फ़र्क पड़ता है। हुँ। अगली खबर पे चलते हैं हम लोग उदित। अगली खबर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके 2 विभाग हैं। एक है कॉमन सर्विसेज सेंटर जो एक एसपीवी है उनका, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर आने वाला भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, बीबीएनएल। अब सीएससी ने कहा है कि साहब बीबीएनएल से कि आपके यहाँ आपका जो स्टेक है, जितने शेयर्स हैं, आपकी हिस्सेदारी जो है, वो हम इतनी हिस्सेदारी खरीदना चाह रहे हैं जिससे बीबीएनएल हमारे अंडर में आ जाए। और ये भी एक्सप्रेस की स्टोरी है और बहुत रोचक स्टोरी है। सीएससी ने कहा कि बीबीएनएल से हम आपको इतना खरीदना चाहते हैं, इतना स्टेक खरीदना चाहते हैं कि मालिकाना हक हमारे पास आ जाएगा। अब मिनिस्ट्री दोनों की सेम है। झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि मामला चला गया पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में मामला चला गया। ये दोनों संस्थाएं करती क्या है, सीएससी का काम है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो गांवों में होती है, माने गांवों में आपको आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, गांवों में हो जाए। और बीबीएनएल का काम है कि टू द इंटरनेट टू द लास्ट माइल। ये दोनों के विभाग बटे हुए, लेकिन सीएससी बोला है कि इंटरनेट भी हम ही फैलाएंगे और काम भी हम ही करवाएंगे। अब मामला इतना बड़ा है कि पीएमओ में जा चुका है, और इसके पहले भी हो चुका है बवाल। और सीएससी ने पीएमओ को जो नोट इंडियन एक्सप्रेस ने लगाया है, उसमें कहा है कि सीएससी ने कहा है बीबीएनएल इज इनएफिशिएंट। और ये क्या चल रहा है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उदित? तो इसमें एक 2-3 चीज़ें मुझे कहनी है। एक तो ये कि एक एक्सप्रेस की और खबर है, हाँ, अ, जिसके बारे में ज़्यादा अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि अडानी ने सीएससी का एक जो ई-कॉमर्स आर्म है, मतलब हाँ, जो ऑनलाइन बेचने का जी, ज़रिया जी, है सीएससी का, उसमें 10% स्टेक खरीदी है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये बिज़नेस पेज पे है स्टोरी, अभी बहुत छोटी स्टोरी है, इसपे इन्फॉर्मेशन और हमें ज्ञान करना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली इसका क्या मतलब है। और अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप ये देखें कि सीएससी जो है बीबीएन, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला चीज़ लेना चाहता है, तो हर चीज़ का एक मतलब तार जुड़ते दिखते हैं। तार जोड़ते दिखने लग गए। लेकिन मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ कि कब क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो किस्सा है ये मुझे याद दिलाता है हमारे प्रधानमंत्री की पहली जो स्पीच थी हम्म, इंडिपेंडेंस डे की, लाल हम्म, किले से उन्होंने बोली थी, उसमें उन्होंने एक चीज़ बहुत साफ बोली थी और बहुत सही बोली थी। उन्होंने कहा था कि पिछली गवर्नमेंट के लिए कि अक्सर उसमें देखा गया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हम्म, और इतना मिसमैनेजमेंट था, हम्म, हम्म, लीडरशिप नहीं थी। प्रधानमंत्री बात सही कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी उस समय बात जो कही उन्होंने सही कही कि हाँ, बहुत मिसमैनेजमेंट था, उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था डिपार्टमेंट्स। लेकिन उसके 2-3 साल, 2 ही साल बीते होंगे जब मुझे याद है कि गंगा की सफाई को लेके हम्म, 2 मिनिस्ट्रीज जो हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी जी, अंडर जी, मिस्टर मोदी। वो इसलिए था कि पानी साफ करें कि इंडस्ट्री लगाएं, हम्म, तो हम्म, उसमें झिकझिक हो रही थी। तो ये कुछ उसी तरह का तर्ज पे मुझे दिख रहा है कि अ, एक तरीके से देखा जाए किसी भी गवर्नमेंट में 2 डिपार्टमेंट्स अगर अ, अपनी-अपनी बात कह रहे हैं कि भाई तुम ठीक काम नहीं कर रहे, हम बेहतर कर सकते हैं। एक हम्म, लेवल पे देखा जाए तो ठीक है, आप अगर उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको, मुझे या हम हमारे रिलेटिव्स जो या हमारे देशवासी जो गाँव में हैं उनसे होगा, तो ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। बट यहाँ पे ये जो किस्सा दिख रहा है, जितनी भी रिपोर्टाज आप अगर पढ़ें,
तो वो थोड़ा आपस की खींचातानी का ज्यादा लग रहा है, और हम्म, मिसमैनेजमेंट जो प्रधानमंत्री ने पहले पिछली गवर्नमेंट के लिए कहा था, उसका हम्म, केस ज्यादा लग रहा है। हम्म, मैं इस बात पे बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं कि इसके पीछे वो जो तार जोड़ने वाली बातें हैं, हम्म, कि अगर सीएससी बीपीएनएल ले लेगा हम्म, तो क्या होगा, तो उससे हम्म, क्या फर्क पड़ेगा, तो जिसने जो सीएससी का किसी ने स्टेक लिया है किसी प्राइवेट फर्म ने, तो फिर क्या होगा। तो मैं हम्म, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये मुद्दे की बात है सोचने की कि किसी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी गवर्नमेंट की ही ले रही है, तो लेते समय भी आपको अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट के अंदर हम्म, दाएं-बाएं हो रहा है। लेकिन हम्म, क्या कोई प्राइवेट एंटिटी इस एंटिटी को खरीद सकती है गवर्नमेंट के? फिर ये हम्म, एंटिटी साथ में दूसरी एंटिटी को खरीद सकती है, और क्या ये लिंकेज हेल्प कर सकता है? ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। हम्म। तो इस स्टोरी में अभी मेरे ख्याल में ये पिक्चर अभी बाकी है। अभी झगड़ा मतलब और बढ़ सकता है क्या? ये अभी बढ़ेगा ये मेरे ख्याल में, और अगर नहीं बढ़ेगा तो पत्रकारों को पता करना चाहिए कि क्या हुआ पीछे। अच्छा। अच्छा, जो बैकग्राउंडर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पूरे मामले में। मई 2020 में बीबीएनएल के चेयरमैन और एमडी सर्वेश सिंह ने उन्होंने भी एक नोट लिखा था, एक शिकायती पत्र भी था। उन्होंने कहा था कि ये बीबीएनएल को इन्फॉर्म किए बिना सीएससी वाले सामान हटा लेते हैं। सामान हटा लेगा। मतलब वो मिनिस्ट्री में ऐसा झगड़ा चल रहा है जैसे दो दो ठेकेदारों के बीच में चलता हो। बिल्कुल, तो एक एक लेवल पे ये देखिए कि आई मीन जितने हमारे दर्शकों ने यस मिनिस्टर पढ़ी हो, तो उन्हें तो बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा कि जी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मेन काम साल भर का ये होता है कि उसका बजट कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ तो एक डिपार्टमेंट दूसरे को खाने जा रहा है, पूरा हम्म, उसका बजट गुड़प करने जा रहा है। हम्म, तो है तो थोड़ा ठेकेदारी वाला एलिमेंट इसमें है। लेकिन अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इस वाले में अभी मैंने जैसे कहा कि इसमें थोड़ी और बहुत सारी चीजें रिपोर्टिंग आने बची हुई भी। हाँ। और जैसा अभी उदित ने अडानी का नाम लिया, तो अडानी से ही जुड़ी अगली खबर है हमारी। अडानी सुप्रीम कोर्ट में, अडानी गैस लिमिटेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके हैं। केस किससे हारा? गुजरात गैस से उन्होंने केस हारा है। और केस ही नहीं हारा है, जस्टिस यूयू ललित, एसके भट्ट और ऋषिकेश रॉय की जो बेंच है, ट्रिपल बेंच, उन्होंने अडानी गैस लिमिटेड पे 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। और ये है, थोड़ी सी बवाली स्टोरी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है। आ, हुआ क्या कि फरवरी 4 2013 में, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं यहाँ पे उदित। बिल्कुल। फरवरी 4 2013 को जो बोर्ड है वहां का, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने अहमदाबाद सिटी और दासपुर एरिया में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो है काम धाम अडानी समूह को दे दिया। अब वहां पे साणंद, बारला और ढोलका। दोलका, हाँ, इन तीनों जो शहर हैं, इन तीनों इलाकों में नहीं दिया, क्योंकि इनमें पहले से डिस्प्यूट चल रहा था। आप थोड़ा सा डिस्प्यूट के बारे में बता दीजिएगा मुझे। तो ऐसा था कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही सारे एरिया आते हैं। हम्म। सानंद जिला मुख्यालय वो होगा, मिला जिला, जुला के। हाँ हाँ, जिला मुख्यालय वो हो गया। सानंद टाउनशिप, ये बाबा टाउनशिप वगैरह और होंगी ये सब, हाँ। हाँ, तो ये साइड बाय एरिया है। कॉन्ट्रैक्ट्स हम्म, इसके लिए शुरू करे गए, और उसमें गुजरात गैस जो इंडिया की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस कंपनी है, ये इंडिया की गवर्नमेंट सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। ये 6 स्टेट्स में है, एक यूनियन टेरिटरी में भी है, 43 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका सर्विस है। और हम्म, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हर जगह पे इनका है। हम्म, और अडानी गैस और ये इनके बीच में कंपटीशन, हम्म, अंडर द सेम रूल्स, उन्हीं रूल्स के चलते अडानी को, और अल्टीमेटली इसमें ऑक्शन से मिलेगा आपको कि हम्म, आप बेचेंगे कि मैं बेचूंगा या डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो अंडर द सेम रूल्स, ये मुद्दा है, अंडर द सेम रूल्स अहमदाबाद के म्युनिसिपल एरिया में अडानी को मिला, हम्म, और ऑक्शन हारने पे सानंद, बाबला और ढोलका में ऑक्शन हम्म, हार गए, वहां पे गुजरात गैस को मिला। हम्म, अब क्योंकि फिर वही बात है कि कंपनी है, ज्यादा चाहती है बगल का एरिया भी उनके पास हो, तो ये पहुंच गए
गुजरात हाई कोर्ट, और इन्होंने कहा कि ये गलत था। ये जो भी इन्हें गुजरात गैस को जो 3 एरियाज साइड वाले दे दिए हैं, ये गलत दिए हैं। हमें एनओसी दिया था इन्होंने, हमें ही मिलना चाहिए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, और उसमें इन्होंने 2-3 चीजें उठाई थी, मैं बताता हूँ। एक और मजेदार काम किया था, मैं बता दूं, हम्म, छोटा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं बताइए। इन्होंने फरवरी में जो ग्रांट किया था इनको, और इन्होंने प्रोटेस्ट में दिसंबर में जाकर एक्सेप्ट किया हाँ ग्रांट। हाँ प्रोटेस्ट में कि ये तो साहब ये 3 जिले क्यों नहीं दिए मुझे। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ अंडर प्रोटेस्ट करा। हाँ हाँ और इन्होंने कहा कि और ये जब हार गए ऑक्शन, मतलब एक हम्म चीज तो ये है कि भाई आप गेम के रूल्स आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप खेले ही नहीं, कि भाई हम्म हम ये नहीं खेलेंगे, आपने ये गलती करी। लेकिन हम्म इन्होंने ऑक्शन में पार्ट लिया और हारने के बाद ये बोला कि वो गेम के रूल ठीक नहीं थे, और इन्होंने बताया कि फलाना रेगुलेशन ठीक नहीं थी। और इससे कॉन्स्टिट्यूशन के इन्होंने 2 आर्टिकल निकाले। आर्टिकल अच्छा 14 जो कि कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, हम्म रेस। तो इसका हवाला दिया कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट ना करे। और हम्म दूसरा दिया आर्टिकल 19(1)(g। वो ये हम्म कहता है कि यू नो देयर इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस व्हाटएवर प्रोफेशन यू वांट एनीवेयर इन इंडिया। तो हम्म इसका हवाला दिया कि 2 फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट हुए बिड हारने के बाद। ऑक्शन हारने के बाद। तो हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने वॉश कर दिया, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहां पे भी इन्होंने यही आर्ग्यू करा। सुप्रीम कोर्ट ने अब बढ़िया डिसीजन ये दिया है कि एक तो इन्होंने ऑब्वियसली मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। उसकी वजह ये है कि आपका जो बेसिक केस है वो बेबुनियाद है, क्योंकि आपको जो एनओसी दिया गया था जिसकी बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप ही को मिलना चाहिए था, वो एनओसी सिर्फ एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट था। आपको ऑक्शन में जीतना था, तभी आपको वो एबिलिटी मिलेगी कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाए गैस। हम्म और तो उसकी एनओसी जस्ट काफी नहीं है। दूसरा हम्म ये कि आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता, कोई आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। इनफैक्ट आपको उन्हीं रूल्स के अंडर अहमदाबाद में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। हम्म तो आप एक बगल के एरिया में ले रहे हैं उसी रूल के अंदर, ऑक्शन उसी हम्म प्रोसेस के अंदर, और दूसरे बगल के एरिया में हार जाते हैं तो कहते हैं कि प्रोसेस गलत है। ये गलत है, और इसलिए उन्होंने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी करा है, ये कहते हम्म हुए कि आप बहुत अपने आप को इनोसेंट बता रहे हैं, नाइव बता रहे हैं कि आपको रूल का ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, आप तो बगल वाले एरिया में आप जीते ही हैं। हम्म तो मोटा मोटी अडानी को इसमें इतना तो झटका जरूर है कि ये 2013 से चल रहा है, काफी लंबा हम्म केस है, और फाइनली नहीं मिला है। और गुजरात गैस गवर्नमेंट कंपनी है और डायरेक्ट कंपटीशन में है और बड़ी है हम्म इस बिजनेस में। तो मेरे अडानी ख्याल से जो बार बार इन्होंने बिड हारने के बाद भी रूल का हवाला दिया, उसके हाँ, उस बिना पर मतलब ये तो ऑन प्रैक्टिकल क्रूशल ग्राउंड बात तो खारिज यही है। होना ही था, इसलिए फाइन भी लगाया गया मेरे ख्याल से। जी जी, कि आप उसी रूल पे आप दूसरी जगह जीत रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रूल रूल फेयर गलत। नहीं है। चलिए अब आज की आखिरी खबर पे चलते हैं। आखिरी खबर कई खबरों का मिला जुला समुच्चय है। खबर यह है कि S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की ग्रोथ फॉरकास्ट जो है, ये खबर कल ही आ गई थी, फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 9.5% की ग्रोथ फोरकास्ट की है। दूसरी खबर यह है कि ब्रेंट ऑयल जो है $80 पे इस समय चल रहा है, और कहा जा रहा है कि साहब दिसंबर जब आएगा तो ये $90 प्रति बैरल तक जा सकता है, $90 प्रति बैरल तक। और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स दुनिया भर में इंक्लूडिंग यूएस बढ़े हुए हैं। ये 3-4 फैक्टर्स हैं, और इसके आसपास उदित, इंडिया हाँ, में क्या हो रहा है आप बताइए। तो इसमें मेरे ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले तो हम समझें कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। जी जी जरूर। अगेन, ये जो बी शेप वाला नैरेटिव होता है वो हम्म गफलत दे रहा है हमें। हम्म हो ये रहा है कि दुनिया में ग्रोथ काफी तगड़े तौर पे हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बढ़िया रिकवर करी है, यूएस, यूरोप काफी रिकवर करे। और वहां पे इसके चलते इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ गई, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ी है और ग्रोथ हो रही है। और
उसी का रिजल्ट आपको दिख रहा है कि वहां का जो यील्ड, बॉन्ड यील्ड्स जो कहते हैं, बॉन्ड यील्ड्स बेसिकली एक तरीके से आप मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट का सबसे बढ़िया मार्कर है कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं मतलब पैसे की खूब जरूरत है लोगों को, वो लोग मांग रहे हैं, क्रेडिट मांग रहे हैं, लोन मांग रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, खूब इंजन्स चल रहे हैं, इकोनॉमी बूम कर रही है। तो वहां पे तो ये हो रहा है। इंडिया में हाल ये है कि हम कितना भी वो वी शेप्ड और सब बोल लें, अभी आईएमएफ का जो लास्ट अपडेट आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक अपडेट आया था, उसमें ये था कि ग्लोबल ग्रोथ तो 6% होगी, लेकिन इंडिया की ग्रोथ वो कुछ 0.9 उन्होंने और कम कर दी थी क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंड वेव आ गई थी। तो बाकी दुनिया तेज भाग रही थी, हम धीमे होते जा रहे थे, और ये हमें इंडिया में बड़ा खास तरह से दिख रहा था कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ग्रोथ हो रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आरबीआई जो है वो बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बहुत हाई था, अपनी दर नहीं बढ़ा रहा है, ब्याज दर नहीं बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई बार बार कह रहा है कि हमें डर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर होगा। तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन चल रहा है काफी समय से कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो बस पछाड़ दिया है ग्रोथ में, और आरबीआई कह रहा है भाई अभी तो ग्रोथ बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन इतना हाई है, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे ना। अब जो हो रहा है उसमें थोड़ा और हालत हमारी इस बात से खराब हो रही है कि ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस वो $80 पर बैरल हो गए हैं। ये 3 साल बाद इतनी प्राइस बढ़ी है। कई आपके व्यूअर्स को मालूम होगा कि पिछले साल अप्रैल में क्रूड ऑयल प्राइसेस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का तो -40 पहुंच गया था, नेगेटिव प्राइसिंग हो गई थी, इतनी डिमांड गिर गई थी। आज वो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं 80 पे हो गई हैं, और अलग अलग विश्लेषक बोलते हैं कि या तो 90 या 100 साल के एंड तक हो जाएगा। तो मतलब 25% और बढ़ सकता है अभी से। यानी आप अगर 100 रुपए दे रहे हैं इस समय पेट्रोल का अपने शहर में दाम, और गवर्नमेंट हमारे यहाँ अगर टैक्स कम नहीं करती तो वो 125-130 रुपया हो जाएगा दिसंबर तक। तो मतलब ये खासतौर से फेस्टिव सीजन के टाइम जब सबसे ज्यादा शायद लोग ट्रैवल करेंगे और चीजें खरीदेंगे या गाड़ी खरीदने की सोचेंगे, तो वो इन्हें ये भी सोचना होगा कि हर लीटर पेट्रोल अब कुछ और बढ़ जाएगा। मुझे तो लगता है उदित कि 100 रुपए तो न्यू नॉर्मल है। हाँ, तो मतलब अगर खासतौर से अगर हम टैक्स कम नहीं करते तो अब ये वजह इस खबर पे नजर रखने की 2 वजह हैं। एक तो ये कि अगर और एक और चीज बाहर जो हो रही है वो कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, वहां पे फेडरल रिजर्व है, और बाकी यूरोपियन जो बैंक्स हैं उनमें ये काफी बात हो रही है, खासतौर से यूएस में, कि अब जो वो पैसा उन्होंने खूब बढ़ाया था, लिक्विडिटी दी थी क्राइसिस के टाइम पे, उसे वो थोड़ा कम करना चाहते हैं क्योंकि वो इकोनॉमी उनकी सुधर रही है, तो अब इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है कि मार्केट में वो फैला के रखें। तो वो पैसा वापस लेना चाहते हैं। तो पूरी चीजों का निचोड़ ये है कि अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़े यूएस वगैरह में, तो जो लोग पैसा लगाते थे इंडियन मार्केट में, उनके लिए वहां की मार्केट ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो यहां से पैसा बाहर जाएगा, एक चीज। दूसरा ये कि अगर वहां पे ऑयल प्राइसेस बढ़ी, और हम 85% 86% अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारा जो कंजम्पशन है वो हिट करेगा, हम सबकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर चीज महंगी हो जाएगी क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो अगले महीने 8 अक्टूबर को आरबीआई अपना जो हर 2 महीने पे आरबीआई पॉलिसी रीट्वीक करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसमें बैठेगा, तो उनके पास एक अजीब सिचुएशन होगी कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहां के फेड अपना मॉनेटरी स्टांस ईज कर रहे हैं, टाइटन कर रहे हैं, तो यहाँ से पैसा वापस जा रहा है। दोनों का टोटल इफेक्ट हमारी ग्रोथ पे नेगेटिव है, इन्फ्लेशन पे नेगेटिव है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगी, इनकम्स हिट करेंगी। अगर गवर्नमेंट पैसा
अगर गवर्नमेंट कहती है अच्छा ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम अपना टैक्स कम कर देते हैं, आप हम्म, लोगों को दिक्कत ना हो, तो मुझे आपको 100 में ही खरीदना पड़ेगा, गवर्नमेंट हिट ले लेगी। तो वो हिट क्या हम्म, है? वो हिट है फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, वो जाके सरकार फिर मार्केट से बोरो करेगी, वो वापस हम्म, इंटरेस्ट रेट के रास्ते हमारे पास आ जाएगा। हम्म, और अगर नहीं करता है तो हमें आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि चीजें महंगी हो जाएंगी, उससे हम्म, ग्रोथ जो ऑलरेडी हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो और हिट करेगी। तो हम्म, रीजन इस न्यूज को बताने का ये था कि जो व्यूअर्स हैं वो इस बात से साझा रहें कि जो दुनिया में हो रहा है उसका बोथ फ्रॉम क्रूड ऑयल पर्सपेक्टिव और हम्म, फ्रॉम फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट पर्सपेक्टिव हमारे ऊपर दो तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला हम्म। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि आरबीआई तो चाह रहा है साहब इंटरेस्ट रेट कम हो, और लेकिन उनको वो इन्फ्लेशन को भी चाह रहा है कि एक एक मीडियम, एक औसत लेवल पे इन्फ्लेशन भी बना रहे, आरबीआई ये चाह रहा है। और इधर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बार बार लोगों को पुश कर रही है कि साहब कुछ नहीं, खपत नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, जाके लोन उठा लो। है। चीजें किधर जानी चाहिए, होना क्या चाहिए उधर? देखिए आरबीआई, अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो आरबीआई जो है उसका मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जी। पिछले 1.5-2 साल जब से गवर्नर दास ने संभाला है जी। आरबीआई को, तो उन्होंने ग्रोथ को काफी प्राइमेसी दी है, ग्रोथ को काफी मायने दिया है और कहा है कि हम ग्रोथ बढ़ाएंगे। हम्म, लेकिन इस दौरान आप देखें 2019 नवंबर दिसंबर से मुद्रास्फीति जो है वो आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर रही है। और ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको फील हो रहा है क्योंकि हम्म, प्राइसेस बढ़ गई, हम्म, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई, फूड प्राइसेस बढ़ गई, हर चीज सब हमें चीज बढ़ी के हुई दाम दिखी। बढ़े हुए हैं, हाँ। ठीक ना। आरबीआई को पूरे टाइम ये सोचते रहना है कि कितने लेवल तक हम अलाउ करेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ा रहे। क्योंकि मैं बताऊं ऑफ सारी चीजों, मतलब ये इस पे भी ज्यादातर लोग अग्रीड हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अगर ये जो मोटे मोटे बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इनमें हम्म, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले घातक होती है लोगों के लिए, हम्म। क्योंकि उससे आपका दाल पानी खर्चा सब जो है तुरंत बढ़ जाता सब है, हिट करता है, हाँ। सब हिट करता है, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सब पे नहीं पड़ता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड पड़ता है और इनफैक्ट पुअर सबसे ज्यादा हिट होते हैं, सबसे ज्यादा गरीब हम्म, सबसे ज्यादा हिट होते हैं। हम्म, तो आरबीआई का मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और इन्फ्लेशन काफी समय से बढ़ा रहा है। हम्म, अगर ऐसा होता है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और इन्फ्लेशन शूट करता है, तो मेरा मानना है कि आरबीआई को अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे ताकि इन्फ्लेशन काबू में रहे। हम्म। क्योंकि ग्रोथ इतने समय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ एकदम से पलट के नहीं आ जाएगी। जो जो पैंडेमिक की आपको वजह से कंप्लीट रिबाउंड देखने को नहीं मिलेगा। वो एकदम से नहीं होगा, ना हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी सोचने की बात है कि टप्पा पड़ने से पहले गेंद किस गति से आ रही थी, हम्म। इस किस तरह से सरफेस पे गिरी। हाँ, तो अगर आप पहले ही बहुत धीमी गेंद, मतलब 4% पे हम ग्रो कर रहे थे बिफोर द कोविड पैंडेमिक, और हम लगातार यूं गिर रही थी हमारी ग्रोथ, तो अगर हम पहले ही धीरे हो रहे थे तो हम्म, कोई जरूरी नहीं है ये मानना, मतलब हम्म, हम लोग हमें हमें उम्मीद उम्मीद होनी चाहिए कि हम पलट के आ जाएंगे, लेकिन बड़ा वाजिब होगा कि अगर जब कोविड के बाद उठेगी तो फिर वो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन वापस धीमे धीमे बढ़ेगी, तो अभी हम्म, टाइम लगेगा ग्रोथ को वापस आने में। तो उस दौरान अगर इन्फ्लेशन भी हाई हुआ हम्म, तो लोग सचमुच हैरान हो जाएंगे हम्म। कि ना नौकरी है ना ग्रोथ है, और अब महंगाई जब अलग से है, खरीदने जा रहे हैं, पेट्रोल खरीदने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही हाथ के हाथ से बाहर है। बाहर है। तो सरकारी दावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। मतलब बोलूँगा पूरी बातचीत का ये है। और ये था हमारा आज का शो खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हम लोग जानना चाहते हैं। कुछ सवाल हो उदित के लिए, कोई हमारे ऐसी बात पूरी बातचीत में जो आपको लगता है इस पे और बात हो, तो वो सारे कुछ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। तो आगे जब उदित आएंगे हमारे साथ तो हम उस पर भी कभी कभी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है उदित? धन्यवाद, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।